सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं अनुज तोमर। बच्चों, सभी जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, यूपी में सबसे बड़ी वैकेंसी यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई को माना जाता है और इसका ही सबसे बड़ा शोर शराबा मचता है। तो ये वैकेंसियां आपको भी पता है, दिसंबर के लास्ट और जनवरी के फर्स्ट वीक तक इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा। और ये नहीं पता हमें कि जैसे विज्ञापन जारी पिछली बार हुआ था 2019 वाली वैकेंसी का, 2 महीने बाद ये एग्जाम करा देता या 1.5 महीने बाद ये एग्जाम हो गया था, उसी तरह से क्या बता अब की बार भी हो जाए तो तैयारी का मौका नहीं मिलेगा मेरे भाई। तो इसलिए अपनी तैयारी को अभी से बना के चलिए और जो कंटेंट आपको जहां से भी अच्छा प्राप्त हो रहा है उसे जो है वहीं से ग्रहण करिए। हमारी भी कोशिश है कि हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दें ताकि आपको एक बार यहाँ से पढ़ने के बाद दोबारा कहीं से और से कंटेंट लेने की आवश्यकता ना पड़े। तो हम हिंदी लेके आए हैं यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल दोनों के लिए। एक ही वीडियो में दोनों को कवर करके चलेंगे, यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो वर्णमाला। उसके बाद जितनी भी ग्रामेटिकल पोर्शन है वो सारा का सारा कराएंगे और जितना भी व्याकरण है, वो कैब वाले क्वेश्चन होते हैं, उनको भी सारे को हम कवर करेंगे। और साथ साथ में इसके टेस्ट पेपर भी कराएंगे। जैसे कोई टॉपिक पूरा होता है तो उसका एक टेस्ट पेपर उसके अगले दिन लेके आएंगे। और ये क्लास हम आज से शुरू कर रहे हैं और ये रेगुलर क्लास रहेगी हर रोज शाम के समय। तो जुड़े रहिए सभी बच्चे और देखिए कि आपको अलग से कहीं से और क्लास लेनी ना पड़े, ताकि बार बार आप किसी क्लास को लो, उससे आप जो है पीछा छुड़ा लें। तो बेहतर से बेहतर कंटेंट लेके आए हैं हिंदी के लिए और आपको हिंदी अलग से नहीं पढ़नी पड़ेगी। आइए शुरू करते हैं हिंदी का पहला टॉपिक वर्णमाला। तो वर्णमाला में हम शुरू करते हैं। पहली बात है, पहला क्वेश्चन यहां से बनता है, कोई भी भाषा है, हर भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है और उनमें अपने कुछ वर्ण होते हैं, क्योंकि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और वर्णों को हम अक्षर भी कह देते हैं। वर्णों को हम क्या कह देते हैं? अक्षर। अक्षरों से क्या बन जाते हैं? शब्द बन जाते हैं। अक्षरों से शब्द बनते हैं और शब्दों से पद और पद से पदबंध और पदबंध से उपवाक्य और उपवाक्य से वाक्य। उपवाक्य से वाक्य। अब देखिए भाई, सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, उसे हम क्या कह देते हैं? अक्षर कह देते हैं। जैसे हमने क्या लिखा? हमने लिखा का। तो का में हमने देखा कि एक अक्षर है और इसमें कितने वर्ण होते हैं? 2 वर्ण होते हैं। एक तो वर्ण होता है का, एक होता है आ। कहने करते हुआ एक होता है व्यंजन और एक होता है स्वर। तो हिंदी वर्णमाला में अक्षर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है 11 और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। हिंदी में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। तो आप कहोगे कि हिंदी में टोटल वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में टोटल वर्णों की संख्या होती है 52। तो हम ये कहते हैं कि ये 52 है और 11 और 33 कितने होते हैं? 44। तो बाकी कहाँ गए भाई? बाकी भी वर्ण होते हैं। कौन कौन से वर्ण होते हैं? व्यंजन, कुल व्यंजनों की संख्या, या हम कह सकते हैं मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। और मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? या तो स्वरों का ही प्रयोग करेंगे, स्वरों का प्रयोग करेंगे यहाँ पर कि स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है और मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। टोटल कितने हो गए? 44। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है, वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आप कहोगे वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या होती है 44। तो ये 44 हमारे क्या होते हैं? मूल वर्ण होते हैं। इनके अलावा भी वर्ण होते हैं। 2 होते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं? 2 होते हैं। संयुक्त व्यंजन,
संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। 4 और 2 6, 44 और 6 50, और 2 रह गए कौन से? अयोगवाह। अयोगवाह की संख्या कितनी होती है? अयोगवाह की संख्या होती है 2, तो टोटल हो गए 52। तो अयोगवाह 2, संयुक्त व्यंजन 4, द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन, द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या 2 होती है, और मूल वर्णों की संख्या 44 होती है। व्यंजनों की संख्या 33 होती है, स्वरों की संख्या 11 होती है। वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है, और सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्णमाला में वर्णों की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्णमाला में सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, वर्णों को ही हम अक्षर कह देते हैं। इनसे अक्षरों से मिलकर क्या बन जाते हैं? शब्द, शब्द से बनते हैं पद, पद से बनते हैं पदबंध, और उससे बनता है वाक्य, फिर बनता है वाक्य। अब यहां से एक परिभाषा आती है। यूपी कांस्टेबल में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, जितने भी एग्जाम है प्रीवियस उठा के देख लेना, उसमें वाक्य की परिभाषा पूछी गई। एसआई के एग्जाम में भी पूछी गई जो है परिभाषा, वाक्य की क्या होती है। तो वाक्य की परिभाषा क्या होती है? वाक्य की परिभाषा होती है, इसे मैं रफ कर रहा हूं भाई, यहां लिख रहा हूं, दिख जाएगी। वाक्य की परिभाषा क्या होती है? शब्दों के सार्थक क्रम को, शब्दों के सार्थक क्रम या समूह को, शब्दों के सार्थक क्रम या समूह को, शब्दों के सार्थक क्रम या समूह को वाक्य कहते हैं। वर्ण सबसे छोटी इकाई है और वाक्य सबसे प्रधान इकाई है। वर्ण सबसे छोटी इकाई है और वाक्य सबसे प्रधान इकाई है, और इनके बीच की कड़ी क्या है? शब्द है। इन दोनों के बीच की कड़ी क्या है? शब्द है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएसआई में। वर्ण और वाक्य को जोड़ने की कड़ी क्या होती है? शब्द होती है। अब यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, शब्द किसे कहते हैं? साथ साथ में क्वेश्चन भी देखते जाइए, शब्द किसे कहते हैं? तो आप कहोगे वर्णों के सार्थक क्रम को, वर्णों के सार्थक क्रम को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक क्रम को शब्द कहते हैं। अब यहां से एक क्वेश्चन और बनता है भाई, कि वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का सार्थक क्रम या समूह क्या कहलाता है? यह कहलाता है वाक्य। और वर्णों का सार्थक क्रम या सब वाक्यों का, वर्णों का सार्थक क्रम क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? तो हम कहेंगे कि वर्णों का व्यवस्थित समूह, वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। तो 3 क्वेश्चन आपके यहां से बने। वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? वाक्य किसे कहते हैं? तो हम कहेंगे कि वाक्य किसे कहेंगे? वाक्य हम कहेंगे शब्दों के सार्थक क्रम को। वर्णों के सार्थक क्रम को हम किसे क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। और वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णों का व्यवस्थित समूह। वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। आगे बढ़िए भाई। इसके बाद हम देखते हैं, स्वरों की संख्या 11 होती है, व्यंजनों की संख्या 33 होती है। तो हमने देखा कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे यह बनेगा कि स्वर किसे कहते हैं? परिभाषा दीजिए, स्वर की परिभाषा बताइए। तो हम कहेंगे कि स्वर किसे कहते हैं? वे अक्षर या वे वर्ण जो किसी दूसरे की सहायता से ना बोले जाए। वे वर्ण जब किसी दूसरे की सहायता से ना बोले जाए तो उन वर्णों को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से आए, जिनको बोला किससे जाए? स्वतंत्र रूप से बोला जाए, तो वे वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। और स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हर्ष और एक होता है दीर्घ। अब एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि हर्ष स्वर किसे कहते हैं? जिनको बोलने में
एनर्जी जो हमारी ऊर्जा होती है वो कम लगे। कम एनर्जी जहां लगती है या हम कह सकते हैं जिनमें एक मात्रा हो। तो कहने का अर्थ ये हुआ ह्रस्व किसे कहेंगे, जिसमें एनर्जी कम खर्च हो उन्हें, या हम कह सकते हैं एक मात्रा वाले हो तो उन्हें हम क्या कहेंगे, ह्रस्व स्वर। और जो दो मात्रा वाले, कहने का अर्थ क्या हुआ, जिसमें एनर्जी दो गुनी लग जाए, किसके मुकाबले, ह्रस्व के मुकाबले, तो वे क्या कहलाते हैं, दीर्घ कहलाते हैं। या हम कह सकते हैं दो मात्रा वाले, दो मात्रा वाले क्या कहलाते हैं, जिनमें दो मात्राएं होती हैं वे क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 7। साथ साथ में जो है इन चीजों को नोट भी करिए। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अब ये 4 कौन कौन से होते हैं, एक होता है अ, एक होता है ई, एक होता है उ और एक होता है री। और इनके अलावा, चारों के अलावा बाकी जितने बचते हैं वे सभी क्या होते हैं, वे होते हैं हमारे दीर्घ स्वर। अब यहां से एक क्वेश्चन और आता है आपका कि वो कहता है देवनागरी लिपि में कितने स्वरों का प्रयोग किया जाता है। देखो पूछता कैसे है क्वेश्चन को, देवनागरी लिपि में कितने स्वरों का प्रयोग किया जाता है, तो हम कहेंगे कि 11 स्वरों का प्रयोग किया जाता है देवनागरी लिपि में। लिखने में हम 11 स्वरों का प्रयोग करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि उच्चारण के आधार पर या बोलने में कितने स्वरों का प्रयोग किया जाता है, तो हम कहेंगे कितने का किया जाता है, बोलने में केवल 10 का प्रयोग किया जाता है। बोलने में 10 स्वरों का प्रयोग होता है। उच्चारण की दृष्टि से हम केवल 10 ही स्वरों का प्रयोग करते हैं। और लिखने में हम कितने स्वरों का प्रयोग करते हैं, 11 स्वरों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखते हैं कि प्लुत स्वर क्या होते हैं। देखो प्लुत स्वर का प्रयोग हम किस में करते हैं, स्वरों के प्रकार दो ही होते हैं, एक होता है दीर्घ और एक होता है ह्रस्व। जो प्लुत स्वर होता है, ये प्लुत स्वर आपका 3 मात्रा वाला होता है और इसका प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। जो संस्कृत के शब्द होते हैं उसमें प्लुत स्वरों का प्रयोग होता है। तो ये कौन से होते हैं, 3 मात्रा वाले, यानी कि इसमें जो एनर्जी लगती है वो 3 गुना लगती है। एनर्जी की कितनी प्रयोग होती है, 3 गुना। और ये कौन से होते हैं, जैसे ओम, ओम में आप जो है जब बोलोगे तो आप उसे खींचकर बोलोगे। जैसे हम गाना गाते हैं तो गाना गाने में हम जिस अक्षरों का प्रयोग करते हैं तो वो हम खींच कर प्रयोग करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर। अगर हम करते हैं बजाने में, रोने में, हंसने में, तो जब हम इनका प्रयोग करते हैं तो वो किसका प्रयोग होता है, वो प्लुत स्वरों का प्रयोग होता है। और एक बात का और ध्यान रखें, कहीं भी किसी शब्द के आगे पीछे बीच में कहीं भी 3 लिखा दिख जाए आपको तो समझ जाना कि ये कौन सा स्वर है, तो वो प्लुत स्वर है। यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, ये तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। यहां से एक क्वेश्चन और पूछ लेता है। देखिए भाई मैं रफ कर रहा हूं, जिसको जो है स्क्रीनशॉट लेना लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई यहां से मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूं, किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। आपसे पूछेगा कि मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया, मात्रा के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया, तो हम कहेंगे कि 2 में ही बांटा गया। एक होता है ह्रस्व और दूसरा होता है दीर्घ। एक होता है ह्रस्व और दूसरा होता है दीर्घ। तो ह्रस्व होते हैं 1 मात्रा वाले और दीर्घ होते हैं 2 मात्रा वाले। तो एक होता है ह्रस्व, एक होता है दीर्घ। और प्लुत जो होता है इसको का प्रयोग नहीं होता। मात्रा के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं, 2 ही भेद होते हैं। ये यूपी कांस्टेबल के हर शिफ्ट में क्वेश्चन है भाई, ये प्रीवियस का एग्जाम उठा के देखना, ये कम से कम 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं, तो कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। अब यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि मात्रा किसे कहते हैं, ये यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है कि मात्रा किसे कहते हैं। तो हम कहेंगे कि स्वर के उच्चारण काल को, स्वर के उच्चारण काल को, स्वर के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि स्वर को का जब हम उच्चारण करते हैं, उसे उच्चारण करने में जितना समय हम लेते हैं वो ही क्या कहलाती है, उसकी मात्रा। कम समय लगा तो ह्रस्व, ज्यादा समय लगा तो दीर्घ, और उसका भी उससे भी ज्यादा लग रहा है तो प्लुत कहलाता है। तो उच्चारण के आधार पर कितना हुआ, 3 हुआ।
इसके आगे बढ़िए भाई। अगला क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं? तो ये कितने होते हैं? दो। एक होता है मूल स्वर और एक होता है संधि स्वर। एक होता है मूल स्वर और एक होता है संधि स्वर। जो हर्ष स्वर होते हैं वे ही क्या कहलाते हैं? मूल स्वर कहलाते हैं। और संधि स्वर किनको कहते हैं? जो दीर्घ स्वर होते हैं वे ही क्या कहलाते हैं? संधि स्वर कहलाते हैं। जो मूल स्वर, या हम ये कह सकते हैं कि ऐसे स्वर, या हम इसे परिभाषा के रूप में ले तो परिभाषा आपके सामने लिखी है। अगर हम परिभाषा के रूप में से ले तो उसे हम क्या कहेंगे कि वे अक्षर जो बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, जिनको बोलने के लिए अन्य स्वरों की भी सहायता नहीं मिल चाहिए, तो वे क्या कहलाते हैं? मूल कहलाते हैं। वे ही उसकी जड़ कहलाते हैं। और ऐसे स्वर जिनको बोलने के लिए मूल स्वरों की सहायता चाहिए या अन्य स्वरों की सहायता चाहिए, तो वे क्या कहलाते हैं? संधि स्वर। नाम से ही पता लग रहा है कि संधि का अर्थ क्या होता है कि उनको एक दूसरे का जोड़, संधि क्या होता है? एक दूसरे का जोड़। तो वो ही चाहिए, बिना उसके वे स्वरों का निर्माण नहीं हो सकता। तो उनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। संधि स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। जो हर्ष स्वर है वे ही मूल स्वर है और जो दीर्घ स्वर है वे ही संधि स्वर है। मगर परिभाषा के रूप में देखें तो परिभाषा के रूप में यही होता है कि जो ये कह सकते हैं कि जो स्वतंत्र है, किसी दूसरे स्वर की सहायता से ना बोले जाए, वे मूल स्वर, और जो किसी दूसरे स्वर की सहायता से बोले जाए तो उन्हें कहते हैं संधि स्वर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। अगला देखिए, इसके बाद आगे बढ़िए। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं? उच्चारण के आधार पर स्वरों के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है हर्ष स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, तीसरा होता है संयुक्त स्वर और चौथा होता है पलुत स्वर। अब आप कहोगे कि हर्ष स्वर हमारा तीसरी बार आ गया, उच्चारण के आधार पर भी आ गया। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछेगा तो ऐसे ही बताना है। जैसा मुंह होगा भाई थप्पड़ भी ऐसा ही मारना है। जहां से जैसा पूछेगा उसका आंसर उसी हिसाब से देना है। अगर उत्पत्ति के आधार पर पूछेगा तो उत्पत्ति के आधार पर 2 लगाना है। उच्चारण के आधार पर पूछेगा तो आपको 4 लगाना है। मात्रा के आधार पर पूछा गया तो आपको 2 लगाना है, स्वरों की संख्या। तो हमने देखा कि हर्ष स्वर हमारे कितने होते हैं? हर्ष स्वर हमारे वे ही 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, उ और री। ए, ई, उ और री, यही हमारे 4 है और ये हमारे मूल स्वर भी है। यही हमारे हर्ष स्वर है, यही हमारे मूल स्वर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा उच्चारण के आधार पर दीर्घ स्वरों की संख्या बताइए, तो अभी तक आपने पढ़ा है दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 7। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि दीर्घ स्वरों की संख्या बताइए तो आप 7 ही लगाएंगे मेरे भाई। अगर आपसे पूछा जाए उच्चारण के आधार पर दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है तो आप कितने लगाओगे? 3 होती है। दीर्घ स्वरों की संख्या 3 होती है। तो वे कौन कौन से होते हैं? एक होता है आ, एक होता है बड़ी, एक होता है बड़ू। तो ये दोनों बड़ू बड़ू, तीनों बड़ू बड़ू हो गए भाई। और तीनों बड़ू बड़ू कौन कौन से हो गए? एक तो आ बड़ा हो गया, दोनों भाइयों में यही तो बड़ा है। ई दोनों भाइयों में ये बड़ा है और ऊ दोनों में ये बड़ा है। तो ये तीनों जो है बड़े हो गए। मगर आप ये परिभाषा के अनुसार देखें कि दीर्घ स्वर किन्हें कहते हैं? एक जैसे स्वरों का मेल, एक जैसे स्वरों का जहां मेल हो जाए तो वे तीनों के, सॉरी, जहां एक जैसे स्वरों का मेल हो जाए तो वे स्वर क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? 3 है। और वे कौन कौन है? एक होता है आ, एक होता है ई, एक होता है उ। ठीक है भाई। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जहां एक जैसे स्वरों का मेल हो। जैसे हमने कहा कि आ कैसे जो है मूल दीर्घ स्वर है, तो हम कहेंगे कि इसके साथ में अगर आ के साथ में आ जोड़ दे, छोटा बड़ा कोई भी हो, कोई जरूरी नहीं है कि ये दोनों हो, इसके साथ में ये भी लगा दो, इसके साथ में ये भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बनेगा क्या? आ ही बनेगा। ऐसे ई है, ई प्लस ई, अगर इसका संधि विच्छेद करूं मैं, किसका? ई का अगर मैं संधि विच्छेद करूं तो ये क्या बनेगा भाई? ई प्लस ई भी बन जाएगा। या हम यहां ई भी लगा सकते हैं
या हम यहाँ पर हम ई भी लगा सकते हैं। तो इनके मेल से क्या बनता है, ई बनता है, यानी कि एक जैसे अगर स्वर आपस में मिलकर किसी स्वर का निर्माण करते हैं तो उन स्वरों को हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इसके बाद कहते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और वे कौन से होते हैं, वे कौन से होते हैं, दोनों ए और दोनों ओ, दोनों ए और दोनों ओ कौन से स्वर होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं। और ये इनकी परिभाषा क्या कहेंगे, संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, 4, और इसकी परिभाषा क्या कहेंगे, इसकी परिभाषा कहेंगे कि जहां अलग अलग स्वरों के मेल से किसी स्वर का निर्माण होता है। दो अलग अलग स्वर किसी एक स्वर का निर्माण कर दे तो वो क्या कहलाते हैं, संयुक्त स्वर कहलाते हैं। और इनकी संख्या कितनी है, 4। तो इन्हें भी नोट कर लीजिए भाई कि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। इनका संधि विच्छेद भी आ जाता है कि जो ए होता है इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा कि ए के साथ में हमने क्या जोड़ दिया, ई, दोनों अलग अलग हो गए। अगर हम कहते हैं कि इसका संधि विच्छेद करिए ए, तो इसका हो जाएगा ए के साथ में हमने क्या जोड़ दिया, ए जोड़ दिया। अब यहां या लगा के मैं आ भी लगा सकता हूं और यहां या लगा के मैं बड़ी भी लगा सकता हूं। ये सेम कंडीशन यहां भी है, यहां आ भी आ सकता है और यहां ए भी आ सकता है। ये छोटा छोटा लिखा जा रहा है, दिख रहा हो तो ठीक है, नहीं थोड़ा स्क्रीन बढ़ा के जूम करके देख लेना भाई। जैसे ओ है, ओ का संधि विच्छेद करेंगे तो ये क्या बनेगा, आ के साथ में क्या बन जाएगा, ऊ। छोटा बड़ा कोई भी लगा सकते हैं। और जैसे औ है, औ का जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये होता है ए के साथ में ओ या औ, ये इनका संधि विच्छेद बनता है। और यहां भी आप आ का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है भाई, इसके बाद आगे चलते हैं हम पलुत में। पलुत में मैंने बताया था कि 3 मात्राओं का प्रयोग होता है, सेम कंडीशन है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। आगे बढ़िए भाई। अगला क्वेश्चन है इसी में से, जाति के आधार पर। जाति के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं, जाति के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं, तो हम कहेंगे जाति के आधार पर 2 होते हैं, एक होता है सजातीय, एक होता है विजातीय। सजातीय और विजातीय आपको पता लग जाएगा, सजातीय से सहजाति यानी कि एक ही जाति के वे कहलाते हैं सजातीय, और अलग अलग जाति के वे कहलाते हैं विजातीय। सजातियों की संख्या कितनी होती है, 3 हो जाती है। विजातियों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। जो आपने पढ़ा पहले कौन कौन से, एक तो आपने पढ़ा दीर्घ और एक पढ़ा आपने संयुक्त। जो दीर्घ वाले हैं यानी कि हम कह सकते हैं कि आ, ई और उ, ये हमारे होते हैं सजातीय। और विजातीय कौन से होते हैं, एक होता है ए, एक होता है ए, एक होता है ओ और एक होता है औ, ये होते हैं विजातीय। कहने का अर्थ है जो अलग अलग जाति के स्वरों के मेल से बने, अलग अलग जाति के स्वरों के मेल से बने वे विजातीय कहलाते हैं, और जो एक ही जाति के स्वरों के मेल से बने वे कहलाते हैं सजातीय। इनकी संख्या कितनी होती है, 3 होती है, और इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और जाति के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं। इसके बाद अगला देखिए, होठों के निष्पादन के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं, तो हम कहेंगे होठों के निष्पादन के आधार पर स्वरों के 2 भेद होते हैं। एक होता है व्रतमुखी, एक होता है अव्रतमुखी। तो कहने व्रतमुखी का कहने का अर्थ है कि जब बोलते समय मुंह सर्कल में आ जाए, गोलाई में आ जाए। आपने देखा होगा एक जानवर होता है सूर, उसका मुंह देखना कि बिल्कुल गोल होता है आगे से, अगर बोलते समय ऐसा मुंह बन जाए तो समझ जाना कि वो होता है व्रतमुखी। और अगर आपने देखा होगा कि एक जो है पहले ग्रीटिंग कार्ड वगैरह चलते थे, अब तो खैर बंद हो गए जब से सोशल मीडिया ज़्यादा चली,
तो उन पे जो है ग्रीटिंग कार्डों पर एक स्माइली बना देते थे ऐसे करके, कुछ इस टाइप से स्माइली। तो वो मुंह जब ऐसे खुलेगा ये वाला तो वो होता है अव्रतमुखी, और जब आगे की ओर खुलेगा वो होता है व्रतमुखी, गोलाई में। और उसका प्रैक्टिकल हम करके देख सकते हैं किस स्वर में हमारा मुंह ऐसे चलता है और किस स्वर में आगे की ओर खुलता है। तो अगर हम देखें कि व्रतमुखी यानी कि गोलाई में हमारे कौन कौन से हैं, 4 है। आप इन्हें बोलकर देख सकते हो, जैसे ऊ है, ऊ को बोलने के लिए मुंह को आगे की ओर करना पड़ेगा, ओ को बोलने के लिए मुंह को आगे की ओर करना पड़ेगा, तभी इनका सही उच्चारण बन पाएगा। तो ये चारों के चारों क्या होते हैं, व्रतमुखी, और इनको चारों को छोड़कर सारे के सारे क्या है, अव्रतमुखी, यानी कि सभी क्या है, स्माइली है। तो होठों के आधार पर, होठों के निष्पादन के आधार पर इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 2। एक होता है व्रतमुखी, एक होता है अव्रतमुखी। तो व्रतमुखी कौन कौन से होते हैं, एक होता है ऊ छोटे बड़े, और एक होता है ओ छोटा बड़ा। इसके बाद आता है जीभ के आधार पर। जीभ के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। जीभ के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। मैं यहां लिख देता हूं भाई, थोड़ी सी जगह में। जीभ के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। जीभ के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। पहला होता है अग्रभाग, दूसरा होता है मध्य भाग, तीसरा होता है पश्च भाग। अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। अब जब हम किसी अक्षर का या वर्ण का उच्चारण करते हैं तो जीभ का रोल बड़ा अहम होता है। तो क्या रोल होता है, जैसे अग्रभाग होता है जीभ का, तो उस पर कौन कौन से अक्षर डिपेंड होते हैं। बीच वाला हिस्सा जो होता है उस पर कौन से अक्षर डिपेंड होते हैं या वर्ण, और पीछे वाला होता है वो किस पर कौन से होते हैं। तो हम कहेंगे कि दोनों भाई ई और दोनों भाई ए, ये चारों डिपेंड करते हैं जीभ के अग्रभाग पर। अगर जीभ का आगे का हिस्सा कट जाए तो इन चारों का वर्ण, इन चारों का उच्चारण करना मुश्किल हो जाएगा, ये उच्चारण नहीं निकलेगा। हाँ, आप मध्य भाग से बोल सकते हो, किसका आ जाएगा, अ का आ जाएगा। अ हमारे यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में प्रोनाउंसिएशन को देखा जाए बहुत गलतियां होती है हमसे, क्योंकि हमें स्टार्टिंग से हमारी टंग वहीं बैठ गई है। ये हमारे लिए ए होता है और दूसरे वाला हमारा आ होता है, मगर ये दोनों में अगर देखा जाए पूर्व में इनका उच्चारण बहुत अच्छे से किया जाता है। एक होता है अ और एक होता है आ, इसलिए अपने वाले में पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसे ए ही कहो, क्योंकि जब जीभ यही बंधी हुई है तो इसे ए ही बोलेंगे, नहीं तो अ और आ में अंतर नहीं समझ में आएगा। इन चारों पांचों को छोड़कर सब पीछे चले जाएंगे, कौन कौन से आ जाएंगे, एक हो जाएगा आ, उ और औ, छोटे बड़े भाई। ये पांचों कहां हैं, जीभ के पीछे के हिस्से पर। तो जीभ के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। अग्रभाग होता है, मध्य भाग होता है, पश्च भाग होता है। हमने देखा कि अग्रभाग पर कितने होते हैं, 4 होते हैं, डबल ई डबल ए। मध्य पर कौन होता है, आ होता है। पश्च पर कौन जाते हैं, आ उ और ओ औ। इसके बाद हम देखते हैं आगे बढ़िए। नाक व मुंह से निस्तारित श्वास पर आधारित। जब हम उच्चारण करते हैं किसी भी अक्षर या वर्ण का, तो जो हवा पास होती है वो मुंह से भी होती है और नाक से भी होती है। इसका आइडिया हमें कब पता लगता है, जब हमारी नाक बंद होती है तभी हमें पता चल पाता है कि नाक से भी उच्चारण होता है। क्योंकि इससे पहले तो हमें ये पता ही नहीं चलता कि हम नाक का इस्तेमाल भी करते हैं क्या बोलने में। जब हवा मुंह और नाक दोनों से निस्तारित हो, यानी कि दोनों से निकल के बाहर आए, तो वे वर्ण कहलाते हैं अनुनासिक। उन वर्णों को हम क्या कहेंगे, अनुनासिक। कोई भी स्वर अनुनासिक नहीं होता, मगर कब हो जाता है अनुनासिक, कब हो जाता है, जब उसके ऊपर चंद्र बिंदु लग जाए या अनुस्वार लग जाए। किसी भी स्वर के ऊपर या तो चंद्र बिंदु लग जाए या अनुस्वार लग जाए तो वो क्या कहलाता है, अनुनासिक कहलाता है।
बाकी सभी के सभी स्वर क्या होते हैं, निम्नुनासिक होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं, निम्नुनासिक। कोई भी स्वर अनुनासिक नहीं होता। ये क्वेश्चन याद रखे भाई। अनुनासिक स्वर कौन से होते हैं, जिनके ऊपर चंद्र बिंदु लगे या क्या लग जाए, अनुस्वार। इसको क्या बोलते हैं भाई, अनुस्वार। लिख लेना इसको, अनुस्वार। और जिसके ऊपर चंद्र बिंदु आ जाता है, एक होता है चंद्र, एक होता है चंद्र बिंदु, जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लग जाता है वे सभी शब्द हिंदी के होते हैं। आपका तत्सम तद्भव का एक टॉपिक आएगा, उसमें आपको यही ध्यान करना है कि कौन सा शब्द हिंदी का है, कौन सा संस्कृत का है। तो जहां चंद्र का लग जाए, जहां चंद्र लग जाए तो वो अंग्रेजी का, और जहां चंद्र बिंदु लग जाए वो हिंदी का शब्द होता है, चाहे वो कोई भी शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जितना भी स्वर का पोर्शन था लगभग पूरा हो गया है, बस 1 मिनट का बचा है। मैं आपको और थोड़ा सा बता दूं, बस 1 सेकंड रुकना है। देखिए भाई, अब हमारा ज्यादातर जो है खत्म हो चुका है स्वर वाला पोर्शन। अब बचा क्या है, एक तो इसमें बचा है सघोष, एक बचा है अघोष, एक बचा है अल्प प्राण, एक बचा है महाप्राण। अब आपसे एक क्वेश्चन आएगा यहां से, ये पूछा जाएगा, देखो सघोष को घोष भी कह देते हैं, कहीं एग्जाम में लिखा मिलेगा आपको घोष, और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा स्वर सघोष होता है, तो आप कहोगे सभी के स्वर, सभी स्वर सघोष होते हैं, कोई भी स्वर अघोष नहीं होता। सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं, कोई भी स्वर अघोष नहीं होता। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा स्वर अल्प प्राण है, कौन सा महाप्राण है, तो आप कहोगे कि जो छोटे वाले होते हैं ये क्या है, अल्प प्राण। ये क्या है, अल्प प्राण। और इनके अलावा जो भी होते हैं वे क्या कहलाते हैं, महाप्राण कहलाते हैं। जितना छोटा वाला है वो अल्प प्राण, और जितने बड़े वाले हैं वे महाप्राण। अब जो स्वर से बचा क्वेश्चन, वो स्वर से क्या क्वेश्चन बचा है कि हमारी 5 इंद्रियां होती है, एक तो कंठ, एक तालु, एक मूर्धा, एक दंत्य और एक होता है ओष्ठ। किस स्वर का प्रयोग किस इंद्री से हम करते हैं, या किस स्वर को हम अब उच्चारण करेंगे तो किस इंद्री का प्रयोग करेंगे, तो वो हम कल की क्लास में देखेंगे। कल व्यंजन का हम टॉपिक लेकर आएंगे, पूरा टॉपिक व्यंजन का खत्म करेंगे। उसके बाद हम इसकी एक वीडियो लेके आएंगे जो इसके क्वेश्चनों पर आधारित होगी, और बेहतर से बेहतर क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपके लिए बड़े हेल्पफुल होने वाले हैं आपके एग्जाम, कांस्टेबल और एसआई के लिए। टारगेट हमारा यूपीएसआई को लेकर है कि यूपीएसआई में जो भी क्वेश्चन आए हैं या जितने भी क्वेश्चन कांस्टेबल में आए हैं उन क्वेश्चनों पर पूरा टारगेट रहेगा। एक भी क्वेश्चन इस हमारे कंटेंट से बाहर नहीं निकलेगा। आपका वर्णमाला का जितना भी टॉपिक रहेगा उस वर्णमाला के टॉपिक को हम बहुत बेहतर तरीके से कराएंगे। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। और कल देखना, कल व्यंजन की क्लास आती है और उसके बाद एक क्लास बनेगी, इसके क्वेश्चन होगी। जय श्री राम।